उसमें से 2 बच्चों का एम्स हो गया था, एक का 7 रैंक आया था, एक का 9 रैंक आया था और उसमें 9 बच्चों को एमबीबीएस की सीट मिली। 300 आ रहा है तो एटलीस्ट एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अच्छा मिलने के लिए 400 450 तो आनी चाहिए ना कम से कम। एग्जाम तक ये फ्री किया हुआ pedagogy.study। कभी रैंडम ये उठा लिया, कभी ये उठा लिया, कभी ये उठा लिया, सुबह मैं वन शॉट देख लेता हूँ, फिर अभी एनसीईआरटी रिवाइज कर लेता हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अभी कल से बी टीचर होंगे यहाँ पे, बाकी टीचर्स भी होंगे आपके, और मतलब आपके सारे सब्जेक्ट्स का डिस्कशन शुरू कर देंगे यहाँ पे। बट अभी रिवीजन कैसे करना है इस टाइम पे, उसकी बात करते हैं। तो कितने लोगों को, मतलब कितने लोग अभी रिवीजन में 3 चीजें कर रहे हैं। मतलब कल भी मैं पूछ रहा था, मैं जितने बच्चों से पूछता हूँ मुझे लगता है कि वो मैक्सिमम बच्चे करते हैं। एक वन शॉट कितने बच्चे देखते हो? हैंड रेज करो इस टाइम पे। ठीक है, तुमने बंद कर दिया ना? ठीक, गुड, ओके। कितने बच्चे इस टाइम पे एनसीईआरटी से धड़ाधड़ बार रिवाइज कर रहे हैं? बायो में, ठीक है, बायो की बात कर रहा हूं, बायो इनऑर्गेनिक है ना। और कितने बच्चे टेस्ट में, जो टेस्ट आप दे देते हो उसके बाद इस पे 3 से 4 घंटे बिताते हो टेस्ट के ऊपर? अच्छा, चलो रख दो। तो बच्चों एक बार ना 5 मिनट लेके मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं, तब आपको थोड़ा ट्रस्ट होगा कि एग्जैक्टली जो सामने खड़ा है वो क्या, कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। हम लोगों ने वेदांतु शुरू कर, तो मैं वेदांतु का को-फाउंडर हूं, अगर जिनको नहीं पता है आई विल जस्ट टेल यू। और हम लोगों ने वेदांतु से पहले ऑफलाइन लक्ष्य के नाम से शुरू किया था 2006 में। मैं आईआईटी रुड़की का ग्रेजुएट हूं और 2005 में आईआईटी रुड़की से पास हुआ था, और 2006 में हमने लक्ष्य करके एक इंस्टीट्यूट पंजाब में शुरू किया था। पहला मेरा मेडिकल का बैच 2007 में शुरू हुआ था, और पहला मेडिकल बैच जो था उसमें केवल 12 बच्चे आए थे, केवल, मतलब 15 बच्चे थे। मैंने फिजिक्स पढ़ा दी थी थोड़ी जेई लेवल की, तो आपको पता है मेडिकल में फिजिक्स का लेवल क्या होता है, तो 3 बच्चे भाग गए थे उसके बाद, तो केवल 12 बच्चे थे। और उस बैच में केवल मैंने एक ही बात करी थी, एम्स की बात करी थी। और 2009 में उस 12 बच्चे जो बच गए थे उसमें से 2 बच्चों का एम्स हो गया था, एक का 7 रैंक आया था, एक का 9 रैंक आया था, और उसमें 9 बच्चों को एमबीबीएस की सीट मिली थी। और उस साल के बाद से आज तक हर साल उस शहर से, पटियाला के अंदर से 2 से 3 बच्चा एम्स दिल्ली हर साल जा रहा है। एक ऐसा छोटा सा शहर जहां पे एम्स आईआईटी इसकी कोई बात नहीं करता था, उस शहर से हर साल अगर 2-3 बच्चा जा रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि पटना के अंदर हम क्या कर सकते हैं। अब मैं कुछ बच्चों से डिस्कस कर रहा था, पिछले 2-3 दिनों में मैं कई बच्चों से मिला भी हूं, उनसे डिस्कस कर रहा था। मुझे एक जो छोटी सी प्रॉब्लम लगी ना, पटना में टीचर्स की कमी नहीं है, और टीचर्स की कमी तो यूट्यूब पे भी नहीं। तो हम सब ने कहीं ना कहीं, आप सब ने अपने टीचर्स को देखा होगा, एमडी सर, तरुण सर, इन लोगों को देखा ही होगा, उनसे पढ़ा है तभी आप यहाँ पे आए हो। टीचर्स की कहीं कोई कमी नहीं है पटना में स्पेसिफिकली, और यूट्यूब पे टीचर्स की कमी नहीं। तो कमी किस चीज की है? पढ़ के हमारे नंबर आ जाते हैं, और 500 550 के आसपास हम सबके नंबर मतलब पहुंच सकते हैं पढ़ाई करके। लेकिन जो लास्ट माइल जो होता है ना, लास्ट का 1 महीना, लास्ट का 2 महीना, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे बात ही नहीं कर रहे होते हैं। तो आपने पढ़ाई कर ली किसी मीडियम से, और कोई आपको बता नहीं रहा कि लास्ट में रिविजन कैसे करना है, लास्ट में उस नंबर को कैसे बढ़ाना है, और अगर 500 आ रहा है तो उसको 650 कैसे करना है, 600 आ रहा है तो 700 कैसे करना है, या फिर 300 आ रहा है तो एटलीस्ट एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अच्छा मिलने के लिए 400 450 तो आनी चाहिए ना कम से कम। मतलब वो कैसे लेके आना है, ये कुछ अच्छी जो तरीका होता है ना रिवीजन का, राइट तरीका होता है अगर रिवीजन का, अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आराम से हो जाएगा। वैसे मैं आप लोगों के मतलब यहीं से हूँ, मतलब मेरा घर सीतामढ़ी है। और कोई है सीतामढ़ी से यहाँ पे? कोई नहीं है, मेरे गाँव से कोई नहीं है। हाजीपुर से कोई है? अच्छा, वो भी नहीं, सब पटना से हो? गोपालगंज, अच्छा। मेरे ससुराल से कोई है? पूर्णिया से? हाँ, अच्छा तुम हो, चलो कोई तो है कहीं से, अच्छा गुड। एनीवेज, तो अभी जो मैं बताऊंगा ना वो है रिवीजन का तरीका। राइट रिवीजन का तरीका क्या है? देखो, जो बच्चे आप लोग टेस्ट देते हो, टेस्ट के बाद टेस्ट पे कैसे आप रिवाइज करते हो वो समझना जरूरी है। मैं कल बता रहा था, मैं कुछ एग्जाम्पल पे लूंगा। ये चलता है क्या? ऑफ कर दिया, चलो अभी आ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। हमारा जो रिवीजन का तरीका होता है कि अगर मान लो हमने 20 क्वेश्चन गलत किया, हमने 30 क्वेश्चन गलत किया, हमने 40 क्वेश्चन गलत किया, जितने भी क्वेश्चन गलत किए, हम उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। सोल्यूशन देखने के बाद हमें लगता है कि हमने अपने पेपर को एनालाइज कर लिया है और हमारा काम हो गया। कितने लोग ऐसा करते हो कि इसका सोल्यूशन ढूंढने के बाद हमारा काम हो जाता है पेपर का, हम उसके बाद उस पर ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं? कितने लोग सोल्यूशन देखते ही नहीं हो, पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं? है कोई? देखो, सीरियस हो तभी यहाँ बैठे हो, एग्जाम देने भी आ रहे हो, शिद्दत से एग्जाम देने आ रहे हो, तो इसका मतलब सीरियस हो। अब इसको ऑन कर दो। अब कितने लोग उसका सोल्यूशन देखते हैं? एक बार जल्दी से दिखा दो। कितने लोग सोल्यूशन करके उसके बाद हो गया तुम्हारा काम, रिवीजन हो गया? मतलब ऑलमोस्ट सभी को यही कर रहे होंगे। एक्चुअली ना यहीं पे सबसे बड़ी गलती है जो मैं कल
2 लोग तो मिले ही थे मुझे, तो उन लोगों को बताया था, बट एक्चुअली कैसे करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। और अगर आप ऐसे करोगे लास्ट के 1 महीने तो सबका इंप्रूवमेंट होगा जो जिस लेवल पे है। अगर कोई 550 में, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम से अभी 200 या 300 नंबर का इजाफा हो जाएगा लास्ट के 1 महीने में। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं गलत बोलूंगा। लास्ट में 100 नंबर सबके बढ़ सकते हैं। अगर आप सही से 30 दिन मेहनत करते हो, 100 नंबर मिनिमम 100 नंबर बढ़ सकता है। आपको केवल 2 या 3 चीजें करनी है। पेन दे दो। सबसे पहले हर बायो में क्या होता है ना, बायो में आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर वो क्वेश्चन फंसते हैं जिसके 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाते हो, बट 2 ऑप्शन आपको समझ में नहीं आता कि इसका कौन सा सही होगा। मान लो बी और सी में फंस गए आप, अब उसमें आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली जो तरीका होता है कि जो दूसरा ऑप्शन है, यहां पे नोट है इसमें, यार ऐसे कर दो ना इसको, सिंपली एंड्रॉइड पे चले जाओ, सिंपल नोट पे चले जाते हैं। हाँ ठीक, ठीक। तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन मैंने कल बताया था कि मान लो एक क्वेश्चन है इस तरीके का कि अगर मान लो इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है, कल मैं पूछ भी रहा था ये क्वेश्चन, और आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। H2 निकल लगा हुआ है, या फिर LiLH4 लगा हुआ है और NaBH4 लगा हुआ है। अगर ये तीनों ऑप्शन लगा हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आप सबको पता चल जाएगा, ऑप्शन देख के आप निकाल लोगे कि क्या ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। या फिर अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन देख के आप याद कर लोगे कि बेटा इसका आंसर तो यही होना है। लेकिन अगर आपको सही मायने में इस क्वेश्चन से कुछ सीखना है, भले ही आपने सही भी कर दिया हो, तो आपका एक्चुअल तरीका यह होना चाहिए कि एग्जाम के बाद आप पूछो कि भाई H2 निकल क्या करता है, LiLH4 क्या करता है, NaBH4 क्या करता है। जब आपको इसका आंसर मिलेगा ना कि भाई H2 निकल क्यों का आंसर मतलब H2 निकल क्यों सभी को रिड्यूस कर पाता है, अगर ये आपको समझ में आएगा तो आप कभी भी H2 निकल गलत नहीं कर पाओगे। और आपको तब समझ में आएगा कि भाई ये जो निकल है ना, ये इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम, कंपेयर टू बोरॉन, और जितना छोटा सरफेस एरिया होगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस वाले ग्रुप को नहीं रिड्यूस कर पाएगा। लेकिन हम क्या याद रखते हैं? हम याद रखते हैं कि NaBH4 सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसीलिए कुछ को नहीं, हम फिर उसके लिए 10 चीजें याद रखते हैं कि इसको रिड्यूस करता है, इसको नहीं करता है, इसको करता है, इसको नहीं करता है। वो तो याद रखो ही, बट आपको अगर ये पता चल जाएगा कि भाई इसका सरफेस एरिया कम होता है, तो जब भी स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा या कोई बड़ा ग्रुप आएगा उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें, मैं एक एग्जाम्पल का वो ले रहा था, बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आप जब समय लगाओगे, और हर पेपर के अंदर कम से कम 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे 200 में जो आपको कुछ नई चीज सिखाएंगे अगले 10 दिन तक। तो हर रोज पेपर दो, पेपर के बाद उस पर 4 से 5 घंटे आपको लगाने हैं। सबसे पहला जो घंटा लगाओगे वो केवल आप उसमें देखोगे कि कौन सा सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, किस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ, और कोई टॉपिक में कोई सब टॉपिक है क्या। जैसे रोटेशन में मान लो क्वेश्चन गलत होता है, अब रोटेशन में हो सकता है आपका जो क्वेश्चन गलत हो वो ओमेगा और अल्फा में फंस रहा हो। ओमेगा अल्फा का मतलब है कि अगर रॉड ऐसे दिया हुआ है और रॉड को यहां से फंसा के छोड़ दिया, तो इसका कभी ओमेगा पूछता है, कभी अल्फा पूछता है। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ओमेगा पूछता है तो मुझे कौन सा स्टेप लगाना है, अल्फा पूछता है तो मुझे क्या करना है। अल्फा के लिए टॉर्क लगाना होता है, ओमेगा के लिए एनर्जी लगानी होती है। अब अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में फंस रहे हो तो ये सब टॉप, मतलब आपको रोटेशन आता है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में फंस रहे हो, मतलब ये इसकी प्रैक्टिस कम की हुई आपने। इस टाइप के क्वेश्चन को उठाओ। सबको पेडागोजी का ऐप मिल गया ना, ठीक है, सबके पास है उसका कूपन कोड, नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लेना भैया, फ्री है ये, एग्जाम तक ये फ्री किया हुआ है, pedagogy.study। इसमें आप अपने क्वेश्चन, अपने टेस्ट बना सकते हो। कोई भी एक टॉपिक आपको लगता है कि आपका टॉपिक वीक है, आप उठाओ इसको, इसमें डाउनलोड करो और इस मतलब कूपन कोड ले लेना आप उनसे, शशि से, तो आप वो आपको कूपन कोड जिसको भी चाहिए होगा आप ले लेना। इसमें बहुत सारी किताबें हैं, आप रैंडम अपना टेस्ट बना सकते हो और टेस्ट दे सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको सब टॉपिक की लिस्ट बनानी कि कौन कौन से सब टॉपिक की गलती करी है। उस सब टॉपिक के टेस्ट आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के कर लोगे, फिर कभी गलती नहीं होगा। ओमेगा अल्फा के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो रोटेशन का चैप्टर भले ही नहीं आता, रोलिंग तो आता नहीं है, तो अगर ये 2-3 कॉन्सेप्ट आपने कर लिया तो कभी गलत करके नहीं आओगे एग्जाम के अंदर। इसी तरीके से
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ स्टैंडर्ड चीजें आती हैं, मतलब हर साल सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है, बच्चे का वहां फंसता है कि ये समझ में नहीं आता कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन करेगा कि एलिमिनेशन करेगा। अगर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वैसे उठा के सॉल्व कर लिया है तो गलती क्यों होगी? तो आपको एक्चुअली ये जो टेस्ट दिया है ना, टेस्ट देके अगर 1 घंटा 2 घंटा लगा के छोड़ दिया ना तो कोई फायदा नहीं होना ना। इस समय केवल और केवल आपकी एनर्जी टेस्ट पे जानी चाहिए, और टेस्ट में जो चीजें नहीं समझ में आती हैं, टेस्ट में जो चीजें गलत कर रहे हो, केवल उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ो। वरना एनसीईआरटी पढ़ के हमेशा हम वहीं पे फोकस करते हैं जहां पे हमें पहले से आता होता है, मतलब बार बार रिवाइज करोगे और बार बार वही चीज रिवाइज करोगे जो आता है, कोई नई चीज दिखेगी नहीं आपको एनसीईआरटी में इस टाइम पे। इसीलिए मैक्सिमम बच्चों के नंबर एक बार अटक गए, 400 आ रहे हैं तो 400 के ऊपर बढ़ता ही नहीं है, 500 आ रहे हैं 500 के ऊपर बढ़ता ही नहीं। उसका रीजन होता है कि हमारा जो रिवीजन का तरीका होता है बिल्कुल गलत होता है, और हमें अपने रिवीजन के तरीके को बदलना होगा, तभी हमारा नंबर बढ़ेगा। अगर कोई तरीका सेम ही फॉलो कर रहे हो तो कैसे बढ़ेंगे मार्क्स? मेहनत से केवल मार्क्स बढ़ जाता ना तो हर बच्चे की रैंक आ जाती। बहुत बच्चे यहाँ पे बैठ के मेहनत कर रहे हैं, और इंडिया में भी बहुत सारे बच्चे बैठ के मेहनत करते हैं। लास्ट में वहां से हर साल ऐसा क्या हो गया कि पटियाला से हर साल एम्स आ रहा था? मतलब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे तो वही थे, 20 साल पहले नहीं आ रहा था, मतलब हमारे जाते ही आना शुरू हुआ तो कभी खत्म ही नहीं हुआ, हर साल एम्स हो जाता है। ठीक है, मतलब इस तरीके का कि मतलब एक रैंक 1 भी आया 2018 में। तो ऐसा क्या हुआ? केवल और केवल ये होता है, 2 चीजें होती है। एक बार उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये करने से ऐसा होता है, और एक बार आप में से किसी बच्चे ने ये तरीका फॉलो जो मैं बता रहा हूं, अगर उस तरीके से मेहनत करी और उस तरीके एक बार रैंक आ गया ना, आपके आगे के सारे बैचेस में अपने आप रैंक आएंगे। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ही 10 चीजें बता दोगे, 10 बच्चों को तो आप ही बता दोगे आगे जाके। तो ये आप लोगों को करना है, और इसके बाद जो टीचर्स यहाँ पे होंगे, आपको पहले आपको डाउट पे खुद मेहनत करनी है। मतलब आज का डाउट आप टीचर से पूछ लोगे तो आपको फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी उस पर। आज का डाउट अगले टेस्ट से 1 घंटे पहले आ जाओ और तब पूछ लो टीचर से डाउट, या उस दिन आज वाला डाउट पूछो अगर आपसे तब तक सॉल्व नहीं होता है तो। लेकिन आज का डाउट अभी इमीडिएटली पूछोगे ना तो आपको क्या होगा, आप रट्टा मार लोगे उस चीज को। अगर थोड़ा भी घुमा देगा एग्जामिनर तो आप गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो कितने लोगों को डॉक्टर एक्चुअली में बनना है यहाँ पे? अब सबके हाथ उठे, आप सही क्वेश्चन पूछा मैंने। तो बच्चों देखो, एक बार है, मेहनत के लिए तैयार हो जाओ और बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करो। यहाँ पे जो टीम है, हम मतलब मैंने बिहार में शुरू ही इसलिए किया है क्योंकि मुझे 2 चीजों की कमी लगती है यहाँ पे। एग्जैक्टली जो मैंने बोला, मुझे टीचर की कोई कमी नहीं लगती। बिहार में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। मतलब जब हम पढ़ते थे तब भी वो मुझे याद है एक सर थे, उनकी मतलब पूरे थिएटर में क्लास लगती थी। ठीक है, और पूरा थिएटर भरा रहता था उनकी क्लास में। मतलब वैसे, मतलब ऐसे टीचर्स रहे, तो हमेशा यहाँ से नामी ग्रामी टीचर्स रहे। आपके लाइक्स ऑफ जो भी आप टॉप टीचर्स बोलो, किताबें जो लिखी हुई हैं, एच.सी. वर्मा सर से लेके मतलब कोई भी, सब बिहार से। लेकिन तब भी अनफॉर्चुनेटली यहां से रैंक नहीं आता है। सिलेक्शन फिर भी हो जाता है क्योंकि आप मेहनत करते हो, टीचर भी मेहनत करते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, सबकी मतलब सिलेक्शन होता है, रैंक नहीं आता है। पिछले 20 साल से बिहार में आप देखो टॉप रैंक्स नहीं आए। जेईई हो, नीट हो, किसी में भी टॉप 100 नहीं आता यहां से। उसके पीछे केवल और केवल यही रीजन है कि लास्ट में बच्चा जो है रिवीजन ढंग से नहीं करता है। लास्ट में कहीं ना कहीं आप गड़बड़ा जाते हो। मतलब कि आप कर रहे हो मेहनत, बट इधर कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है। जब तक वेक्टर, फिजिक्स में क्या पढ़ा है हमने, वेक्टर अगर जो है एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ये क्या होगा? नेट वेक्टर तो कम ही होगा ना। लेकिन अगर तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जाए, हम जितना मेहनत कर सब एक डायरेक्शन में होगा, तो सारे वेक्टर क्या होंगे? ऐड होंगे ना। हमें वेक्टर को ऐड करना है, हमें सारी मेहनत ऐसे करनी है कि सब एक जगह हमारी रैंक को बढ़ाने में जाए। कभी रैंडम ये उठा लिया, कभी ये उठा लिया, कभी ये उठा लिया। सुबह मैं 1 शॉट देख लेता हूं, फिर अभी एनसीईआरटी रिवाइज कर लेता हूं, अभी टेस्ट भी दे लेता हूं, इसका भी टेस्ट दे लेता हूं, उसका भी टेस्ट दे लेता हूं। हौच पौच में दिमाग भी हौच पौच रहेगा। आपको बिल्कुल ये डिफाइन करना है, मुझे टेस्ट के अलावा कुछ नहीं करना है। टेस्ट आप किसी का भी दे लो, लेकिन डेली टेस्ट दो, और टेस्ट के बाद जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं इस समय उन पे मेहनत करो। वो जो 200 क्वेश्चन है ना, 200 क्वेश्चन इंटू 20 टेस्ट, अभी 20 टेस्ट दे सकते हो अभी से लेकर टेस्ट तक। 200 इंटू 20 कितना होता है? 4000 क्वेश्चन। 4000 क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा होता है। और अगर 4000 क्वेश्चन पे आपने शिद्दत से मेहनत कर ली ना, 4000 क्वेश्चन पे अगर आपने हर क्वेश्चन पे एवरेज 2 से 3 मिनट लगा लिया ना, तो 12000 मिनट आप लगाओगे, या 8000 से 12000 मिनट लगाओगे। एवरेज की बात कर रहा हूं, ठीक है? सब पे लगाने की जरूरत नहीं है, 50% पे ही, मैक्सिमम बच्चों को 50% पे, कुछ बच्चों को केवल 20% पे लगाना है। तो अगर 4000 में 20% का मतलब 800 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन का मतलब 5 मिनट भी लगा लिया तो 4000 घंटे लगाने वाले हो केवल क्वेश्चंस पे। उतना टाइम नहीं है आपके पास, और इसीलिए इसके अलावा कुछ भी करोगे तो टाइम वेस्ट है। आपको इसके थ्रू एनसीईआरटी रिवाइज करना है, इसके थ्रू 1 शॉट देखना कि भाई यहां पे तो मेरे को अटक रहा हूं,
मेरे को ना ये अभी भी लेट से वो जो क्या होता है डिजीज मुझे बायो में नहीं आ रहा अभी भी, इसके बार बार नंबर कट रहे हैं, तो डिजीज का वन शॉट जाके देखो, रैंडम वन शॉट देखे बार बार वही कर रहे हो ना। आपने उनका पहले लॉन्ग वीडियो भी देखा, अभी आप वन शॉट भी देख रहे हो, बार बार वही चीज पढ़ रहे हो जो पढ़ा रहे हैं, तो कोई नई चीज तो दिमाग में जा ही नहीं रही है ना मेरे, तो कैसे इंप्रूवमेंट होगा। और इसीलिए इस समय अगर इंप्रूव करना है, मैं तो यहीं पे हूं, अभी अगले 2 हफ्ते में यहीं पे हूं, तो आपको मैं मिलता रहूंगा रेगुलर, हर टेस्ट में मैं मिलूंगा यहाँ पे। बट आपको बस ये करते जाना है, मेहनत करना है अपना, मेरा काम है आपको गाइड करते रहना, हर बार मैं कोई स्ट्रेटजी बताऊंगा। और अभी सौरभ सर है आप फिजिक्स में, ही इज फ्रॉम IIT रुड़की, अभी 2000 मतलब मेरे जूनियर है, अभी वो यहाँ पे बैठते हैं, तो आप उनसे जो भी डाउट्स है फिजिक्स के आप उनसे क्लियर कर सकते हो। लेकिन टेस्ट वाले दिन टेस्ट का डाउट मत पूछना, आप पिछले टेस्ट का जरूर डाउट पूछना, आप उसमें पहले मेहनत करके आओ, और तब भी आपसे नहीं हो रहा तब पूछ लो आप डाउट्स, ठीक है। सेम विथ VT सर आज रात तक पहुंच जाएंगे, तो केमिस्ट्री आपका VT सर सुभाष सर आ जाएंगे, और सुधांशु सर और बाकी BN राय सर आपके 2 दिन के बाद आ जाएंगे, तो तरुण सर वीकेंड पे आएंगे, तरुण सर MD सर। तो बेसिकली ये टीचर्स यहाँ पे दिखेंगे, तब आप उनसे डाउट पूछ लेना, बट इकट्ठा करके रखना, आप मेहनत करके आना उस पर, ठीक है।